स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सोशल मीडिया के दौर में जो आपको बता दिया जाता है आप उसको सच मान लेते हैं। इस वक्त एक आप वीडियो खूब देख रहे होंगे लगातार कि चाणक्य नीति हार गई, अमित शाह परास्त हो गए, अमित शाह की नहीं चल पाई। अब यह क्यों कहा जा रहा है? दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव होता है और राजीव प्रताप रूढ़ी जीत जाते हैं, संजीव बालियान की हार होती है। विपक्ष ने राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट किया था, इसीलिए विपक्ष जश्न मना रहा है कि देखिए हमने अमित शाह को हरा दिया। वो विपक्ष जो 99 सीट जीत कर लोकसभा में ऐसे जश्न मनाता है जैसे उसने सत्ता हासिल कर ली। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में उसने ये नैरेटिव गढ़ दिया कि हमने अमित शाह को हरा दिया। तो यहां पर यही चर्चा करेंगे, मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून, कि क्या वाकई में चाणक्य नीति हार गई या चाणक्य नीति में कांग्रेसी फंस गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको क्या लग रहा है? पहले तो ये पूरा विस्तार से बताइए क्या कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए रोहित, हम इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे आंकड़े पर आते हैं। अब जिस चाणक्य नीति या चाणक्य को हराने की बात की जा रही है वो खुद चाणक्य की नीति में कैसे फंसे हुए हैं, डूबे हुए हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। आपने देखा होगा हर जगह सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ऐसा एकदम नैरेटिव बना दिया गया कि देखो देखो अमित शाह हार गए, संजीव बालियान नहीं हारे, अमित शाह हार गए। अब एक मतलब ये कॉमन सेंस की बात है। एक ऐसा चुनाव जिसमें कोई पार्टी नहीं लड़ रही थी, एक ऐसा चुनाव जिसमें दो लोग लड़ रहे थे और दोनों कौन सी पार्टी के थे? एक ही पार्टी के थे। और दोनों को अगर मान लीजिए कि अमित शाह, लोग अमित शाह को कम आंकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये कहिए कि अगर अमित शाह कह देते राजीव प्रताप रूढ़ी को कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो क्या राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव लड़ लेते? बिल्कुल नहीं। और अगर अमित शाह संजीव बालियान को कह देते कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो क्या संजीव बालियान चुनाव लड़ लेते? वहां से भी वही जवाब आता, वही जवाब आता। तो मुझे लगता है कि आकलन थोड़ा, क्योंकि इसमें अमित शाह का जितना बड़ा रोल दिखाने की कोशिश की जा रही है उतना बड़ा रोल है नहीं। आपको पता है कि इस वक्त अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग नैरेटिव चलाया जा रहा है। अब जो चुनाव में हरा नहीं सकते हैं वो इसी बात में बड़े खुश हैं और आत्ममुग्धता में हैं कि अमित शाह हार गए, चुनाव में तो हरा नहीं पाया उनको। अब मैं आता हूं, जो मैंने कहा था कि आंकड़ों पर बात करते हैं। जो मेरे पास रिजल्ट है, राजीव प्रताप रूढ़ी को 391 से 392 वोट्स मिले टोटल। इसी तरह संजीव बालियान के बारे में जो रिपोर्ट है कि उनको 290 से 291 वोट मिले, यानी करीब करीब 100 वोटों का डिफरेंस रहा। अब अकेले बीजेपी के कितने सांसद हैं? 240 लोकसभा में सांसद हैं, ये आपको भी पता है। तो अगर मान लीजिए कि अमित शाह अपने सांसदों को ये कह दें कि भाई आपको वोट नहीं करना है संजीव बालियान को, राजीव प्रताप रूढ़ी को, तो बीजेपी का कोई सांसद वोट करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। राजीव प्रताप रूढ़ी को। तो अगर बीजेपी का सांसद ही वोट नहीं करेगा तो ये 391 वोट आ कैसे गए? उनको 391 वोट राजीव प्रताप रूढ़ी को कैसे आ गए? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, या वो तमाम लोग जो सवाल खड़ा करते हैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि ये कैसे आ गए? नहीं, विपक्ष ने तो यही सोच कर दिया ना उनको वोट। अब देखिए क्या है, यहां पर विपक्ष फंस गया। विपक्ष इसलिए फंस गया कि उसका तो कोई उम्मीदवार था नहीं, ये कोई ऐसा चुनाव भी नहीं था जिसमें बड़े साख का सवाल है, ऐसा कोई चुनाव था नहीं। हाँ, जो चुनाव लड़ने उतरता है सचिव पद के लिए, उसके कुछ प्रस्तावक होते हैं, कुछ लोग उसके साथ होते हैं। आपने भी देखा होगा, जैसे हम प्रेस के लोग हैं, तो प्रेस क्लब का भी चुनाव होता है, तो क्या होता है उसमें 4-5 लोग एक आदमी की तरफ, 4-5 लोग दूसरे आदमी की तरफ, ऐसा होता है। वहां कोई पार्टी के सिंबल पर तो चुनाव नहीं हो रहा था, पार्टी ने कोई विप जारी नहीं किया था वोट देने के लिए। अगर पार्टी का कोई विप जारी होता कि नहीं आपको वोट करना है, तो पार्टी के सांसद बाध्य होते, या पार्टी कोई ऐसी लाइन, कोई पार्टी ने प्रेस रिलीज जारी किया था, बिल्कुल नहीं, अपने सांसदों को निर्देश दिया था कि नहीं देना है। चलिए हम मान लेते हैं कुछ देर तक मान लेते हैं कि संजीव बालियान को सिर्फ बीजेपी के सांसदों ने वोट किया, ठीक है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने तो खुद को वोट किया होगा, एक पल के लिए मान भी लेते हैं, तब भी ये कैलकुलेशन नहीं बैठता है। तो किस हिसाब से कह रहे हैं कि बीजेपी अमित शाह की हार हो गई, चाणक्य हार गए? मुझे लगता है कि ये वो दौर आ गया है जब किसी भी
बहाने से एक ऐसा नैरेटिव फैला दो कि वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि भाई अमित शाह और मोदी को हटाओ, उनको थोड़ी तसल्ली मिल जाए कि चलो चलो कहीं से भी। हाँ अगली बार तो हार ही जाएंगे। अब देखिए ये नैरेटिव कब से बन रहा है, 2018 से बन रहा है। ये बीच में एक गुब्बारा उठता है फिर फूट जाता है। अब इसे ऐसे समझिए 2018 में एमपी छत्तीसगढ़ का चुनाव कांग्रेस जीती, लगा कि भाई अब हरा देंगे। उससे पहले मैं एक और एग्जांपल आपको, 2015 में बिहार का चुनाव, 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से चुनाव जितना उन्होंने शुरू किया वो अनवरत चलता रहा। 2014 में फिर झारखंड का असेंबली इलेक्शन जीता बीजेपी ने। 2015 में बिहार का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी हार गई। मतलब मोदी विरोधी इतने खुश, पटाखे फूट रहे हैं कि अब तो हो गया काम। हाँ कि चाणक्य की हवा निकल गई। ठीक है, चाणक्य की हवा निकल गई, अमित शाह हार गए, मोदी हार गए, अब दौर खत्म, मोदी का क्रेज खत्म हो गया। वहां पर तो पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा था। अब 2015 में ही 2015 में और 15 के बाद जो चुनाव हुए वहां बीजेपी जीतती चली गई। इसी तरह होता क्या है कि 10 चुनाव कहीं हो रहे हैं, उसमें से 1 या 2 चुनाव कांग्रेस जीत जाती है और इतना बड़ा नैरेटिव फैला दिया जाता है पूरे सोशल मीडिया पर कि भाई बस 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 अब अगली बार चुनाव होगा तो समझिए कि मोदी और शाह खत्म। यही तो 2024 में 99 सीट पर ऐसा लगा सत्ता आ गई। 2014 से मैं ये देखता आ रहा हूं। पिछली बार क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश का 2021-22 में, हिमाचल प्रदेश का इतना छोटा सा स्टेट, हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीती कांग्रेस। ऐसा माहौल बना दिया गया कि पता नहीं नरेंद्र मोदी केंद्र से ही बाहर हो गए। अब सोचिए, अब जब हरा नहीं पाए, अब 240 सीटें आई बीजेपी की, 400 सीटें नारा दिया बीजेपी ने। बीजेपी की गलती भी हो गई कि नारा दे दिया अब की बार 400 पार। 240 सीटें बीजेपी की आई, तो 240 सीटों पे सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, या बीजेपी के आमने सामने अगल बगल भी कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। कांग्रेस तो जब सत्ता में आई तब इतनी पार्टी नहीं, सोचिए 99 सीट हासिल करके इतना पटाखा फोड़ा गया और ऐसे दिखाया गया जैसे लग रहा था कि सरकार यहाँ खुद सुप्रिया सुलेनियत को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। इस हिसाब से माहौल बनाया गया। तो अच्छा, क्या आप मैं एक बात पूछना चाहता हूं ऐसे तमाम लोगों से जो इस नैरेटिव में फंसे हुए हैं कि अमित शाह हार गए, चाणक्य हार गए। क्या राजीव प्रताप रूडी ने किसी भी मंच पर कहा कि हमने हरा दिया? किसी भी मंच पर कहा? या चुनाव के दौरान ही संजीव बालियान के खिलाफ राजीव प्रताप रूडी कोई एक शब्द बोल रहे हो तो हम ये चर्चा कर रहे हैं ना, ये वीडियो है हमारा, संजीव बालियान ने भी नहीं कहा। इसके कमेंट बॉक्स में कोई डाल दे क्या बात हुई, बात क्या, लड़ाई किस बात पर थी, देखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव से, अगर इस चुनाव से कुछ सीखा जा सकता है तो क्या सीखा जा सकता है कि 2 लोग एक ही पार्टी के आपस में इसलिए लड़ रहे थे इस चुनाव को कि वो कैसे बेहतर कर सके। बेहतर क्या, एक सोचिए, कल्पना की गई एक जगह ऐसी बने जहां पर पूर्व सांसद भी आए, वर्तमान सांसद भी बैठे, विचारों का आदान प्रदान हो। विचार आएंगे, जैसे 10 विचार आए, उनमें से जब 10 विचारों को आप संगठित करेंगे तो एक अच्छा विचार बनता है। इसी उद्देश्य से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाने की बात हुई थी। सांसद फिट रहें, सांसद अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सके, अपने सोच का दायरा बढ़ा सके, इसलिए बनाया गया था। क्या राजीव प्रताप रूडी के बन जाने से, मतलब मैं पूछना चाहता हूं, राजीव प्रताप रूडी के बन जाने से क्या राज्यसभा में कांग्रेस की सीटें ज्यादा हो गई या लोकसभा में कांग्रेस की सीटें ज्यादा हो गई? नहीं, अगर कांग्रेसी ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि देखिए अमित शाह हार गए, ये हार गए, तो ये तो मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव था। ऐसे में तो कांग्रेस के भीतर भी अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, शशि थरूर और खड़गे खड़े हुए, तो वहां पर कौन हार गया था? अब क्या सोनिया गांधी हार गई, राहुल गांधी? आपको बड़ी बात बताता हूं, सुनिए तो। हाँ। इससे भी बड़ी बात, जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी है, जिसका इतिहास मतलब अब तो करीब करीब 150 साल के आसपास पहुंचने वाली है वो। 100, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब करीब 135 साल के आसपास हो गई है कांग्रेस। अब इसके बाद आप ये समझिए, कांग्रेस की हालत आप देखिए कि एक बार आपको याद होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ पूनावाला ने पर्चा दाखिल कर दिया। नतीजा क्या हुआ? पार्टी छोड़नी पड़ी।
पार्टी छोड़नी पड़ी उनको। एक आदमी कोई राहुल गांधी के खिलाफ बोल दे, शशि थरूर का देख लीजिए हालत। शशि थरूर की हालत देख लीजिए आप। क्या राहुल गांधी अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो कांग्रेस में बैठा नेता उनको यह भी नहीं बता सकता है कि जी ये गलत लाइन है, आप ये लाइन बोलिए। थरूर ने क्या राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोला? क्या देश हित में बोलना राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के जैसा होता है? उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया ना खड़गे के खिलाफ, भाई पसंद नहीं आया। तो फिर किस बात के लिए लोकतंत्र आप मांगते हैं? मैं जो बताना चाहता हूं आपको वो ये देखिए कि आप खुद ही यहां बीजेपी का एक मतलब बीजेपी का एक सांसद, उसके खिलाफ उतरने वाला बीजेपी का ही एक पूर्व सांसद, यहां लड़ाई ये थी। लेकिन क्या बीजेपी ने किसी को रोका? ये लोकतंत्र अच्छा है कि लोकतंत्र ये अच्छा है कि खड़गे के खिलाफ शशि थरूर पर्चा दाखिल कर रहे हैं और वहां पर फिर थरूर को अलग थलग कर दिया गया। कौन सा आपको लोकतंत्र अच्छा लग रहा है? ये तो जनता इस हिसाब से राजीव प्रताप, देखिए कुल मिलाकर क्या है, ऐसा नैरेटिव क्यों बनाया गया, आप उसके मर्म को समझिए। मैं जो आखिरी पॉइंट बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को, मुझे लगता है कि दर्शक समझ नहीं पाए, इसमें मैसेज बहुत दूर का छिपा है। राजीव प्रताप रूड़ी वो शख्स हैं जो बिहार के सबसे पावरफुल फैमिली के खिलाफ कई सालों से अकेले लड़ रहे हैं। लालू परिवार को हराकर वो सांसद बनते हैं, ये मत भूलिए। और बिहार में इस वक्त चुनाव होने वाला है। राजीव प्रताप रूड़ी को इसलिए कमजोर किया जा रहा है ये नैरेटिव चलाकर कि अमित शाह हार गए। अब जाहिर सी बात है भाई, वो मतलब एक झूठ को अगर आप बार बार बोलेंगे तो वो सच बन जाता है, जैसे ट्रम्प। इसी तरह नैरेटिव बनाया जा रहा है, एक फॉल्स नैरेटिव, जिससे राजीव प्रताप रूड़ी के खिलाफ बार बार बोला जा रहा है ताकि इस चुनाव में सारण के इलाके में फायदा हो और अगले चुनाव में रूड़ी का पत्ता साफ हो जाए। अच्छा, अगर इसीलिए आप ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये रूड़ी को कमजोर करने की साजिश, ये सारा नैरेटिव राजीव प्रताप रूड़ी का जो कद बढ़ रहा है ना सारण के इलाके में, जो उनकी लोकप्रियता पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसको कमजोर करने की है। जो लोग भी ये कहते हैं कि वो राजीव प्रताप रूड़ी के हितैषी और ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि अमित शाह को हरा दिया रूड़ी ने, चाणक्य को हरा दिया रूड़ी ने, वो रूड़ी के कभी भी शुभचिंतक हो ही नहीं सकते हैं। वो राहुल गांधी के शुभचिंतक हो सकते हैं और सबसे ज्यादा लालू परिवार के शुभचिंतक हो सकते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प ये है कि जिस जाति से आते हैं राजीव प्रताप रूड़ी, उस जाति के कुछ लोग भी लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाकर बैठे हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है। और वो चाहते हैं, देखिए रूड़ी जाएंगे तभी तो किसी का रास्ता बनेगा, तो अपना रास्ता बनाने के चक्कर में वो रूड़ी का रास्ता काटने के ऊपर उतावले हो गए। ऐसा तमाम प्लानिंग की गई और ऐसे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन अरे जिसको लगता है कि राजीव प्रताप रूड़ी ने अमित शाह को हरा दिया, मैं पूछना चाहता हूं उससे बस दो बात, मैं एक मिनट लूंगा बस, उससे बस दो बातें पूछना चाहता हूं। जो ये नंबर्स हमने आपको शुरू में बताए, अगर आपको हमारे नंबर पर विश्वास नहीं तो जाइए जरा गूगल पर निकालिए या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव का रिजल्ट देखिए और सोचिए कि भाई साहब ये जो 392 वोट आए हैं राजीव प्रताप रूड़ी को, क्या ये बिना बीजेपी के सांसदों के आ सकते थे? क्या इतने वोट कभी आ सकते थे? इतने वोट वो जाकर बस इतना अपना कैलकुलेट कर लें और उसके बाद खुद ही उनको जवाब मिल जाएगा एक तरह और से। उसके दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप खुद अंतरात्मा से पूछिए कि अमित शाह ने अगर किसी बीजेपी सांसद को यह कह दिया कि आपको रूड़ी को वोट नहीं करना, तो क्या वो बीजेपी सांसद अमित शाह के खिलाफ चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। और मुझे लग रहा है दोनों कैंडिडेट सहमति से ही उतरे हैं। दोनों कैंडिडेट बीजेपी चित की भी मेरी, सहमति पट से भी उतरे। मेरी। हाँ, दोनों कैंडिडेट बीजेपी की सहमति से उतरे। और देखिए, इसमें आप राजनीतिक नजरिया मत ढूंढिए। जाते जाते बस एक बात कहूंगा, ऐसे सांसद, ऐसे दो लोगों को मौका बीजेपी ने दिया जिनके पास सोचने समझने की अच्छी शक्ति थी। वो सांसदों के हित के लिए, चाहे वो कांग्रेस के सांसद हो या बीजेपी के, अब संजीव बालियान बनते तो क्या कांग्रेस के सांसदों के लिए वहां सुविधा नहीं होती? आप बताइए। सबके लिए वही होता है। तो ऐसे दो लोगों को चुना गया। आप ये मत देखिए, ऐसे दो लोगों को चुना गया जिनको लगा कि हाँ, ये दो आदमी में से कोई एक आदमी भी बन जाएगा तो चाहे वो भूतपूर्व सांसद हो या वर्तमान सांसद हो, उसके लिए कुछ बेहतर सुविधा क्लब में स्थापित कर देगा। ठीक है। बाकी राजीव प्रताप रूड़ी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, तमाम बातें उन्होंने कही हैं,
उनका 4 मिनट का लगभग बयान है, विस्तार से सुनिएगा और अब आपको समझ में आ गया होगा इस चर्चा में कि असली चाणक्य नीति क्या थी। जो लोग और एक बात और कहना चाहते हैं, राजीव प्रताप रूडी को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि ज्यादा लंबा हो रहा है तो आप वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन सुनिएगा जरूर। उनकी बातें सुनने आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे आपको अंदाजा हो जाएगा वो जीते तो हैं, वो किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, वो उस जीत का श्रेय खुद को नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वो सांसदों की तारीफ कर रहे हैं, हर सांसद की तारीफ कर रहे हैं। बाकी आपको समझ में आ जाएगा पूरा वीडियो देखने और राजीव प्रताप रूडी को सुनने के बाद कि असली चाणक्य नीति क्या थी और कौन सी चाणक्य नीति कैसे हारी है और कैसे जीती, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नैरेटिव गढ़ने वालों का नैरेटिव भी अब आपको समझ में आ गया क्यों वो गढ़ रहे हैं। बाकी सुनिए राजीव प्रताप रूडी को और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिहार के लोग वैसे भी हर चीज में जश्न मनाते हैं और शायद उनको बहुत जानकारी नहीं होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्या होता है, लेकिन बिहार के लोग हर चीज में खुशी मनाते हैं। ये सभी दलों के बीच एक आपसी एक मित्रों के बीच की एक चुनाव था और ये चुनाव सांसदों के बीच का था। सभी दल के लोग उसमें चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के भी मित्र थे, डीएमके के भी थे, टीएमसी के भी थे, समाजवादी पार्टी के भी थे, भाजपा के भी थे और एक प्रकार से सभी पार्टी के लोगों ने जो राजीव प्रताप रूडी का पैनल था वो जीत गई और शायद ऐसा प्रतीत होता है और सभी बड़े नेताओं का इसमें भागीदारी था और एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव ने भारतवर्ष में एक संवाद दिया कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां कम से कम एक मंच पर साथ होकर के कुछ निर्णय ले सकते हैं और ये लोकतंत्र की जीत है। हमारे वरिष्ठ उस मतदान में अमित शाह जी भी आए, जेपी नड्डा साहब भी आए, सोनिया गांधी भी आई, खारगे साहब भी आए और कम से कम 4 राज्यों के गवर्नर भी वोट देने आए। सैकड़ों की संख्या में वर्तमान सदस्य आए जो सांसद हैं और बहुत बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष में सभी पार्टियों के सांसद इस चुनाव में आए। शायद ऐसा चुनाव कभी दिल्ली में देखा नहीं गया था और पूरे भारतवर्ष के सभी पार्टियों के सांसदों ने मेरे 20 वर्ष के कार्यकाल को एंडोर्स किया और मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो राजीव प्रताप रूडी का पैनल था जिसमें सभी पार्टी के लोग हैं, उसकी जीत हुई और हमारे 20 वर्ष के कार्य का एक बड़ा एंडोर्समेंट मिला जिसमें सभी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो लोजपा हो, यहाँ तक कि जीतन राम मांझी साहब भी वोट डालने आए थे। बड़े बड़े लोग वोट डालने आए तो शायद लोकतंत्र में लोजपा के लोग हो, डीएमके के लोग हो, एआईडीएम के लोग हो, ममता जी के लोग सांसद हो, टीएमसी के लोग हो, शायद पिछले 2 दशक में पूरे भारत में इस प्रकार का चुनाव नहीं देखा था। तो शायद ये बिहार के हमारे जो साथी हैं, मेरे क्षेत्र के बिहार के और विशेष करके सांगा समाज के जो हमारे साथी हैं, उन लोगों ने स्वागत का आयोजन किया। मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं और हमारे लिए देश के साथ साथ बिहार की गरिमा बनी रहे और बिहार तो अपने आप में अद्भुत प्रांत है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा बिहार के सभी सांसदों ने जो एकजुट होकर के उन्होंने हमें, जिसमें आरजेडी भी था, जेडीयू भी था, कांग्रेस भी था, राज्यसभा के हो, लोकसभा में शायद ऐसा चुनाव आज के परिस्थिति में लोगों ने महसूस किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सभी दल के नेताओं को और खास करके इस लाखों की संख्या में उमड़े भीड़ को जिसने स्वागत किया है। सांगा समाज के लोगों ने विशेष रूप से इसका आयोजन किया है, मैं उनका भी आभार हूं और खास करके पत्रकारों को कि एक अच्छे चुनाव को पूरे भारतवर्ष में आप लोगों ने इतना प्रदर्शित किया जो शायद
एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, एक सामान्य आदमी को पता नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्या है, लेकिन पूरे भारत को आज पता है कि लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है और लोकतंत्र में सभी दल एक साथ चल सकते हैं। यही संवाद है। एसआईआर के विरोध में आपके राहुल गांधी तेजस्वी सड़कों पर उतर रहे हैं, लालू यादव भी साथ में सासाराम से यात्रा की शुरुआत हो रही है। मेरा तो अपने मित्रों से सभी राजनीतिक पार्टियों का यही संवाद था कि अभी मतदाता जो छूटे हैं उनको गांव-गांव में घूम करके जुड़वाने का प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास लोकतंत्र में और उनके चुनावी जीत का कारण बन सकता है। तो गांव में मतदाता ढूंढ करके एसआईआर के दौरान जुड़वाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि सड़क पर पदयात्रा का।